हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानी आज आपका सब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। एंड ये फ्रेंड्स, ये कुछ हॉरर स्टोरीज की कॉम्पिलेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरीज। अराव और ईरा के साथ वरुण भी था। उन्होंने फैसला किया कि इस ठंड में बाहर रहना मुसीबत को दावत देना है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद कोहरे के पीछे से एक पुरानी जर्जर लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। ईरा को वो जगह अजीब लगी, जैसे वो झोपड़ी उनका इंतजार कर रही हो, लेकिन वरुण ने तेजी से कदम बढ़ाए। उसे बस सर छुपाने की जगह जो चाहिए थी। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही अराव ठिठक गया। बर्फ पर कुछ पैरों के निशान थे, लेकिन वे किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। वो बहुत लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी ने अपने पंजों से जमीन को खुरच दिया हो। वरुण ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली, जो सीधे घने जंगल की गहराइयों में जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा और भी भयानक था। ईरा को एक कोने में धूल से भरी एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से पन्ने पलटे। उसमें कुछ लिखा था और उसे वो बहुत अजीब लगा। उसमें लिखा था, यहाँ पर एक खूंखार भयानक वेंडिगो रहता है। डायरी के पन्ने धब्बों से भरे थे। ईरा की चीख गले में ही दब गई जब उसने बाहर से एक भारी चीज के गिरने की आवाज सुनी। वरुण, अराव ने चिल्लाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वरुण गायब था। झोपड़ी का दरवाजा जो उन्होंने बंद किया था अब हवा में जोर जोर से टकरा रहा था। बाहर बर्फीला तूफान अपनी चरम सीमा पर था। अराव टॉर्च लेकर बाहर की ओर भागा, अपनी पूरी ताकत से अपने दोस्त का नाम पुकारते हुए, लेकिन हवा की चीखें उसके शब्दों को निगल गई थी। अचानक पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अराव ने टॉर्च वहां घुमाई। दो चमकदार पीली आंखें अंधेरे से उसे घूर रही थीं। वो साया बहुत ऊंचा था, लगभग 10 से 11 फीट ऊंचा। उसके सिर पर एक हिरन की खोपड़ी लगी थी और शरीर पर सिर्फ हड्डियां और एक ढांचा मात्र था। वेंडिगो ने अपनी लंबी नोकीली उंगलियों से एक पेड़ की छाल को चीर दिया, बहुत ही आसानी से। अब ईरा झोपड़ी के अंदर बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे बाहर से वरुण की आवाज सुनाई दी, ईरा बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ बहुत ठंड है। आवाज बिल्कुल वरुण जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अपनी आवाज को जबरदस्ती निकाल रहा हो। ईरा खिड़की की ओर बढ़ी। इस अजीब आवाज से उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके वो खिड़की के पास आई। इधर अराव जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था। उसके पीछे बर्फ पर किसी के तेजी से चलने की आवाज आ रही थी। वेंडिगो हवा की गति से चल रहा था। अराव को लगा जैसे वो कभी इस जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। हर पेड़, हर झाड़ी उस शिकारी की तरह लग रही थी और वो बेहद डरा हुआ था। तभी उसने दूर एक रोशनी देखी, ईरा की झोपड़ी की रोशनी। अराव तुरंत झोपड़ी के अंदर पहुंचा और दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। ईरा, तुमने देखा वरुण कहाँ है? वरुण मुझे नहीं मिला। ईरा दीवार की ओर पीट करके खड़ी थी। मैंने सुना अराव, उसने मुझसे बात करी, लेकिन वो वरुण नहीं था, वो कुछ और है। मुझे लगता है वो एक वेंडिगो है, तो हमें अभी यहाँ से भागना होगा। इतना कहते ही वो लोग पीछे वाली खिड़की से निकल चले। वो दोनों अब भागते जा रहे थे और वो वेंडिगो उनके पीछे आ रहा था। वो वरुण की भी तलाश कर रहे थे, पर वरुण उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। और फिर काफी देर भागने के बाद उन्हें वरुण बेहोश दिखाई दिया एक पेड़ के नीचे। अराव ने तुरंत उसको अपने कंधे पे उठाया और वो तीनों वहां से निकलने लगे। पीछे वेंडिगो के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो पास और पास आता जा रहा था। उन्होंने फिर भी कोशिश करी और किसी तरह वो अपनी गाड़ी तक पहुंचकर वरुण को पिछली वाली सीट पर किसी तरह से लिटा पाए और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर ली। तब उन्हें वेंडिगो के बहुत ज्यादा जोर से चीखने की आवाज आई। जब उन दोनों ने गाड़ी में से देखा तो पाया कि वेंडिगो उनसे 7 से 8 फीट की दूरी पर खड़ा था और बुरी तरह से उन पर हमला करने के लिए तैयार था। पर तभी अराव ने गाड़ी में रेस दी और वहां से निकल पड़े और वेंडिगो पीछे चीखता चिल्लाता रहा। वेंडिगो ने उनका काफी दूर तक पीछा किया, पर फिर उसका पीछा करना बंद हो गया। अब वो तीनों सुरक्षित थे और अपने घर की ओर चल पड़े थे। अब अगली कहानी। हिमालय की तलहटी में बसे चीड़ के घने जंगलों के बीच 4 दोस्त ईशान, अनन्या, रोहन और दृष्टि अपने बहु प्रशिक्षित कैंपिंग एडवेंचर के लिए निकल पड़े थे। दोपहर की सुनहरी धूप अब विदा ले रही थी और आसमान में नारंगी, बैंगनी और गहरे नीले रंग की लपटें तैर रही थीं। हमें अंधेरा होने से पहले अपनी कैंप साइट ढूंढनी होगी,
ईशान ने अपने भारी बैग को कंधे पर संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन जंगल की गहरी खामोशियां और पेड़ों की सरसराहट कुछ और ही अनकहे रहस्य बुन रही थी। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, पगडंडी धुंधली होती गई और फिर अचानक गायब हो गई। रोहन ने अपना पुराना कंपास निकाला, लेकिन उसका एरो किसी पागल की तरह चारों दिशाओं में घूम रहा था। नक्शा कुछ और कह रहा है और हम शायद किसी और ही दिशा में आ गए हैं। दृष्टि ने अपनी टॉर्च की रोशनी नक्शे पर डालते हुए बेहद चिंतित स्वर में कहा। ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच में फुसफुसाती हुई गुजर रही थीं और काफी ठंड बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और अजनबी लगने लगा था और वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। अचानक घनी झाड़ियों और उलझी हुई बेलों के पीछे उन्हें एक पुरानी जर्जर कुटिया दिखाई दी। वो पूरी तरह से लकड़ी की बनी थी, जिस पर काली और गहरे हरे रंग की काई जमी हुई थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से किसी का इंतजार कर रही हो। शायद यहाँ कोई हमारी मदद कर सके या कम से कम हमें रात बिताने के लिए छत तो मिल जाएगी, ईशान ने दबी आवाज में कहा। रोहन उसके पीछे डरते डरते चल रहा था। कुटिया से एक अजीब सी गंध आ रही थी, काफी खराब, जैसे वहां सदियों से ताजी हवा का कोई नामो निशान ही ना हो। फिर दरवाजा छूते ही एक भयानक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भयानक था। वहां इतना घना अंधेरा था जिसे उनकी टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से भेद पा रही थी। अनन्या और दृष्टि ने सावधानी से अंदर कदम रखा। फर्श के पुराने तख्ते उनके हर कदम पर चरमरा रहे थे, जैसे वे दर्द से करहा रहे हों। दीवारों पर धूल से सनी फटी हुई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, न जाने किसकी। उन तस्वीरों में बने लोगों की निर्जीव आंखें उन्हें हर कोने से घूरती हुई महसूस हो रही थीं, जिससे उनका डर और भी बढ़ गया था। यहाँ कोई नहीं रहता शायद, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, दृष्टि ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। उसने सहारा लेने के लिए एक पुरानी दीमक लगी मेज पर हाथ रखा, जिस पर एक फटी हुई किताब खुली पड़ी थी। ईशान उसके पास आया और अपनी टॉर्च की रोशनी उस पुराने पन्ने पे डाली। किताब के पन्ने नीले पड़ चुके थे और उन पर गहरी स्याही लगी थी और उस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था। अचानक बिना किसी हवा के पास का एक भारी लकड़ी का दरवाजा बड़े जोर के धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। रोहन हॉल के कोने में लगे एक विशाल टूटे हुए आईने के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च वहां घुमाई और अपना चेहरा देखा, वो बहुत बुरी तरह डर गया। आईने में उसकी परछाई उसकी तरह नहीं हिल रही थी। वो सिर खड़ी थी और उसे एक डरावनी अमानवीय मुस्कान के साथ घूर रही थी। अनन्या, देखो ये क्या है, वो दहशत में चिल्लाया। अनन्या उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जब तक वो रोहन के पास पहुंचती, आईने की वह भयावह परछाई फिर से सामान्य हो गई थी, मानो वो एक महज भ्रम हो। अब चारों दोस्तों के मन में केवल एक ही विचार था, यहाँ से भागना। वो मुख्य द्वार की ओर दौड़े, लेकिन वहां भारी दरवाजा अब टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे उसे बाहर से किसी ने वेल्ड कर दिया हो। ईशान और रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकतवर हाथ उसे दूसरी तरफ से मजबूती से थामे हुए है। तभी कुटिया की दीवारों के पीछे से फुसफुसाहटें आने लगी। ये आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं और भयानक चीखों में बदलने लगीं, जो उनके सीधे दिमागों में गूंज रही थीं। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श के तख्तों से एक विशाल काला साया उठने लगा। अनन्या और दृष्टि डर के मारे दीवार से चिपक गईं। वो साया किसी इंसान जैसा नहीं था, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, बस अंधेरे के बीच दो जलती हुई अंगारे जैसी लाल आंखें। उसने अपनी लंबी धुएं जैसी उंगलियां उनकी गर्दन की ओर बढ़ाई। पूरी कुटिया अब किसी भूकंप की तरह कांपने लगी थी। बर्तन गिरने लगे थे और हवा में एक ऐसी बर्फ जैसी ठंडक छा गई जो हड्डियों तक को सुन कर दे। पीछे की खिड़की, वो हमारा एकमात्र रास्ता हो सकता है, ईशान पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने पास पड़ी एक भारी लोहे की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की के मोटे शीशे पर दे मारी। शीशे टूटते ही वो एक एक करके बाहर कूदे। दृष्टि और ईशान पागलों की तरह जंगल की ओर भाग रहे थे और बाकी सब भी। कंटीली झाड़ियों की परवाह किए बिना पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उन्होंने पीछे कुटिया के अंदर से एक ऐसी भयानक और अलौकिक चीख सुनी जिसने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया। अब वो सब भागते भागते एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे।
फिर जब सूरज की पहली सुनहरी किरणें पेड़ों के घने झुरमुटों से छनकर जमीन पर आईं, तब जाकर उनके कदम रुके। रोहन और अनन्या हांफते हुए एक पुराने गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गए। उनके शरीर थक चुके थे और वो कांप रहे थे। वो सुरक्षित तो थे, लेकिन उनके मन में खौफ हमेशा के लिए घर कर गया था। वे अब कभी उस जंगल में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वे जानते थे कि वे शापित कुटिया आज भी वहीं है, घने अंधेरे में छिपी हुई, उसी घने जंगल में किसी और को डराने के लिए। अब अगली कहानी। हिमालय की घुमावदार सड़कों पर चांदनी रात का सन्नाटा फैला हुआ था। भारी ट्रक का इंजन पहाड़ियों में गूंज रहा था। ड्राइवर विक्रम अपनी आंखों को सड़क पर टिकाए हुए था, जबकि उसका युवा सहायक सोमू बगल वाली सीट पर बैठा बाहर की धुंध को देख रहा था। पूर्णिमा का चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था, जिससे पेड़ों की परछाइयां राक्षसों जैसी लग रही थी। अचानक सोमू को लगा कि उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हिलते हुए देखा है। उसने अपनी आंखें मली और खिड़की से सटकर बाहर देखने की कोशिश की। उस्ताद, आपने कुछ देखा? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। ठंडी हवा के झोंके कैबिन के अंदर आ रहे थे, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। विक्रम ने सोनू की बात पर ध्यान नहीं दिया और गियर बदलते हुए बोला, ये पहाड़ हैं सोमू, यहाँ हवा भी परछाइयां बनाती हैं। बस कुछ मील और फिर हम ढाबे पर होंगे। लेकिन विक्रम के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है। जैसे ही ट्रक एक तीखे मोड़ पर मुड़ा, हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। वो कोई जानवर नहीं था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा हो। वो करीब करीब 9 से 10 फीट लंबा था, काले घने बालों से ढका हुआ, और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उसके हाथ जमीन तक लटके हुए थे और नाखून तलवारों की तरह तेज थे। सोमू चीख पड़ा और उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। राक्षस ने अपनी जगह से हिले बिना एक भयानक गर्जना की, जिससे ट्रक का शीशा थरथराने लगा। वो जीप सीधा ट्रक की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत और फुर्ती थी। सोमू को लगा कि जैसे वो उस पर हमला कर देगा। विक्रम ने घबराहट में अचानक ब्रेक मारा, जिससे ट्रक चरमराकर रुक गया। राक्षस ने अपनी लंबी भुजा फैलाई और ट्रक के बोनट पर जोर से हमला किया। धातु के मुड़ने की आवाज आई और इंजन से धुआं निकलने लगा। फिर विक्रम ने जल्दी से गियर बदला और एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। और अब ट्रक तेज झटके के साथ आगे बढ़ा, लेकिन वो जीव हार मानने वाला कहाँ था। वो कूद कर ट्रक की छत पर चढ़ गया। सोमू ने ऊपर से आती भारी कदमों की आवाज सुनी। छत की धातु उस जीव के भार से नीचे की ओर पिचक रही थी। सोमू ने डर के मारे कैबिन के फर्श पर शरण ले ली। अब विक्रम ने ट्रक को पागलों की तरह इधर उधर घुमाना शुरू किया, ताकि वो जीव किसी तरह से नीचे गिर जाए। पकड़ के रख सोमू, विक्रम चिल्लाया। ट्रक खाई के किनारे से बाल बाल बचा। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे, लेकिन उसने नियंत्रण नहीं खोया। अब राक्षस ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करी। उसके नाखून शीशे पर गहरी खरोंचें छोड़ रहे थे। अचानक ट्रक एक बहुत ही सकरे मोड़ पर पहुंचा। विक्रम ने जोर से ब्रेक मारा और फिर अचानक से गाड़ी को मोड़ दिया। इस झटके से वो भयानक जीव अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक की छत से नीचे गिर गया। अब विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सोमू धीरे से ऊपर उठा और पीछे वाले शीशे से देखने लगा, और उसने देखा कि वो जीव अब भी सड़क पर खड़ा था और उनकी ओर देख रहा था। चांद की रोशनी में उसकी आकृति किसी प्राचीन राक्षस जैसी लग रही थी। उसने एक आखिरी बार दहाड़ मारी, जो पूरी घाटी में गूंज उठी। हम बच निकले सोमू, विक्रम ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन सोमू का शरीर अब भी कांप रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाई और कुछ पानी पिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस दैत्य का सामना किया और जिंदा बच निकले। पहाड़ियों का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। और फिर रात भर ड्राइव करते करते सुबह हो गई। उन्हें सुबह की पहली किरणें दिखाई दी। वो अब उस खतरनाक घाटी से निकल आए थे। उन्हें नीचे एक छोटा सा मंदिर और पुलिस की एक चेक पोस्ट दिखाई दे रही थी। विक्रम ने ट्रक रोका और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस रात जो हुआ वो हमेशा उनके जहन में एक डरावने सपने की तरह रहेगा, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हॉरर स्टोरीज की कॉम्पिलेशन। ये आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कीजिए।
डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।